हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। हम आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने हमारे संविधान में वो क्या क्या शक्तियां हैं, किस अनुच्छेद में किस नियम का वर्णन है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले मेंशन किया हुआ है कि भारत का एक क्या है, राष्ट्रपति होगा। और ये मेंशन कौन से अनुच्छेद में है? ये है मेंशन अनुच्छेद 52 में। आर्टिकल 52 का कहना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बताइए किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 52। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। कई बार पूछा गया है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का जो पहला प्रथम नागरिक है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो संघ की कार्यपालिका है यानी कि देश की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो संघ की जो कार्यपालिका है तो उसकी जो पार्लियामेंट है उसकी जो शक्ति है वो किसमें निहित है? ये है राष्ट्रपति में। और कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के तहत जो केंद्र की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? वो है राष्ट्रपति में। सबसे पहली बात आती है योग्यता कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो ये योग्यता का जो वर्णन है वो है आर्टिकल 58। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें है आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि किस आर्टिकल में क्या वर्णन है। जैसे कि 52 में ये वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब 58 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति तो होगा लेकिन उस राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला, वो भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो कि वो इस योग्य हो कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सके। वह भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है कि कोई ऑफिसर होना, किसी गवर्नमेंट जॉब में होना जिससे सरकार से उसे कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, कोई सैलरी का मिलना। तो इसीलिए ये कहा गया है कि वो राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार, किसी में भी वो क्या है, वो नौकरी के पद पर या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये कहता है कौन सा? आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अब बात आती है कि कार्यकाल की, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होता है, कितने वर्ष का होता है। ये किसमें वर्णन है? ये है आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वो से पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनः निर्वाचित का मतलब है कि अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो वो दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में या राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त है तो उस समय जो राष्ट्रपति का कार्य करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु कि आखिर में जो निर्वाचन होता है तो किस तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल है। संसद के निर्वाचित सदस्य का मतलब है संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या है इसमें शामिल है। ये सभी क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग नहीं लेती है,
ठीक है। जैसे हम प्रधानमंत्री या फिर किसी विधायक को बनाने में जनता सीधे तौर पर वोट डालती है, ऐसा राष्ट्रपति के में नहीं होता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक है कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। उम्मीदवार को जमानत की राशि के रूप में कितना देना चाहिए? 15,000। 15,000 रुपए उसे जमा करने होंगे जमानत राशि के रूप में। अब देखो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक है कम से कम 50 प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक का मतलब है कि कम से कम 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो किसी भी व्यक्ति का नाम लिखित रूप में दे सके कि भाई हम इसे उम्मीदवार के तौर पर चाहते हैं। ठीक है। 50 अनुमोदक का मतलब वो है जिस भी कैंडिडेट का उन्होंने नाम दिया है 50 सदस्यों ने, उस कैंडिडेट के नाम की सहमति 50 लोगों द्वारा होनी जरूरी है। जब किसी ने लिखित में किसी कैंडिडेट का नाम दिया 50 सदस्यों ने, तो 50 ही उसका समर्थन करेंगे, उस पर मोहर लगाएंगे कि हाँ भाई ये कैंडिडेट सही है, हम सहमत हैं, इसे चुनाव लड़ना चाहिए, तब जाके कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। उसे फिर जमानत के तौर पर 15,000 राशि जमा करनी होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य संसद विधानसभा भाग नहीं लेते हैं। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन जब वो जिन सदस्यों को मनोनीत करता है वो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभाओं की, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए हुए सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, जो निर्वाचक मंडल है कि ऐसे ऐसे निर्वाचन होगा, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन कौन से में है? इसका है 54 में। किसमें है? 54 में इसका वर्णन है। वही है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी उसमें भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है। अब देखो, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ये किसमें है? ये है आर्टिकल 55 में। किसमें है? आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित होता है। मत गुप्त मतदान द्वारा डाले जाते हैं। जो मत होते हैं, जो वोट होती है, वो गुप्त तरीके से डाली जाती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में मतदाता अपनी प्राथमिकता के अनुसार प्रत्याशी के नाम के सामने 1, 2, 3 अंक लिखते हैं। एकल संक्रमणीय या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब है कि जैसे कि हम वोट डालते हैं तो हम सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को वोट डालते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मतदाता है वो वोट ऐसे डालते हैं, मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 2 है या 3 है, तो वो ऐसे डालेंगे मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस मैं इसी करता हूँ। तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस के तौर पर अपना वोट डालते हैं और जिसकी फर्स्ट चॉइस सबसे ज्यादा होती है वही जीत जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वोट डाले जाते हैं। ये इस पद्धति में मतदाता अपनी पसंद के कम से कम उम्मीदवारों के नाम के सामने 1, 2, 3 लिखता है। यदि प्रथम वरीयता प्राप्त उम्मीदवार को आवश्यक मत नहीं मिलते हैं तो उसके मत के द्वितीय वरीयता वाले उम्मीदवार को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार बहुमत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है। ठीक है। अगर किसी को बाई चांस इतने वोट जितने उसे चाहिए उतने फर्स्ट पोजीशन पर नहीं मिलते हैं तो वो सेकंड को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस तरीके से उनका क्या है, चुनाव का रिजल्ट निकलता है। जी, ये आपका जो है वो मत वैल्यू है कि वैल्यू ऑफ वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि एमएलए के मत का मूल्य का सूत्र राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनसंख्या के अनुसार राज्य के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, फिर उसके बाद एमएलए के मत का मूल्य और मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले से क्या है वो उसके जो वैल्यू ऑफ वोट है वो निकाली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू इतनी एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, वरना ये आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया है।
अब देख लेते हैं एक ही उसमें संविधान के कुछ इंपोर्टेंट क्या है आर्टिकल। जैसे कि आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें किसी भी तरीका का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 यही कहता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 56 ए कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। 57 राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 60 कहता है कि जब राष्ट्रपति कोई बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है। आपसे पूछे जाएगा कि राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो आपका आंसर होना चाहिए 61 आर्टिकल में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाएगा तो उससे पहले उसे 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद पर रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर उसे चुनाव कराना आवश्यक है। बाई चांस कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है, तो खाली हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। 14 दिन पहले पूर्व नोटिस दिया जाता है। सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही। एक तो महाभियोग सिर्फ कब लाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। 14 दिन पहले इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है, नोटिस देना होता है। कब लाया जाता है? 1/4 यानी कि 1/4 सदस्य कहते हैं, इस बात के प्रस्ताव रखते हैं कि हमें ये क्या है, ऐसा महाभियोग चलाना चाहिए। फिर 2/3 सदस्य की उसे वोटिंग यानी कि बहुमत मिलना आवश्यक होता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। तो महाभियोग का बहुत बार पूछा गया है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपसे पूछ ले, भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 123 में। राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति कर सकता है। यदि किसी ने कोई अपराध किया हो तो राष्ट्रपति उसको, अगर वो राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति को लगे से क्षमा कर देना चाहिए, वो क्षमा भी कर सकता है, उसके दंड को कम भी कर सकता है। तो कौन से आर्टिकल में क्षमादान? क्षमादान है आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कार्य करता है। ये किसमें है? 74 में है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देना होता है। नामांकन के लिए अभी पढ़े थे 15,000 राशि, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? भाग लेते हैं। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संविधान का क्या है? रक्षक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं। सबसे पहली बात आती है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो कार्यपालिका की कौन कौन सी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आपसे पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री कभी चुना नहीं जाता, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है।
ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं तब वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसे बोलते हैं कैग, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बात आती है न्यायिक शक्तियां कि उनके पास न्यायिक कौन कौन सी शक्तियां हैं। एक तो है उनके पास क्षमादान, वो किसी को क्षमा कर सकते हैं, दंड कम कर सकते हैं, दंड को रोक सकते हैं, दंड को परिवर्तित कर सकते हैं, दोष मुक्त करने की भी शक्ति उन्हें है। ये है उनके पास न्यायिक शक्तियां। इन शक्तियों का प्रयोग निम्न मामलों में होता है: मृत्यु दंड के मामलों में, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित के मामलों में और संघीय कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों में इन शक्तियों का राष्ट्रपति क्या है? प्रयोग कर सकता है। विधायी शक्तियां संसद का अभिन्न अंग है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा भंग करना किसके द्वारा है? किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। दोनों सदनों का सत्र बुलाता है। जब हमने संसद पढ़ी थी उसमें हमने इसे डीपली पढ़ा था। स्थगित करना, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सदन के दोनों सदस्यों को संदेश भेज सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देता है। अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अनुसार। ठीक है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। कभी कोई युद्ध करना हो या शांति करनी हो, घोषणा किसके नाम से होगी? राष्ट्रपति के नाम से। सैन्य बलों की तैनाती राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ये उनको सैन्य शक्तियां हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। वीटो शक्तियां। पूर्ण वीटो, राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। मान लो कोई हमें कानून बनाना है, कोई विधेयक लाना है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसे पूरी तरीके से अस्वीकार कर सकता है। एक होता है निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, जैसे धन विधेयक को छोड़कर। जो धन विधेयक है उसे राष्ट्रपति दोबारा विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मान लो संसद द्वारा किसी विधेयक को पारित किया गया तो राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो वो दोबारा विचार के लिए उसे लौटा सकता है। इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। एक होता है पॉकेट वीटो, इस पर राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं लेता, उसे लंबित रख सकता है, यानी कि अपनी जेब में उसे रख सकता है, ना उसे वो कैंसिल करता है और ना ही उस पर कोई निर्णय होता है, तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। आपसे पूछे कि उसको राष्ट्रपति को कितनी वीटो पावर है, तो एक पूर्ण वीटो जिसमें वो उसको अस्वीकार कर सकता है, निलंबनकारी जिसमें वो दोबारा विचार के लिए भेज सकता है, और पॉकेट वीटो जिसमें वो अपने जेब में उसे रख सकता है, लंबित रख सकता है, कोई निर्णय नहीं लेता है। ठीक है। अब आ जाती है इनकी कौन सी? ये आ जाती है कूटनीतिक शक्तियां। भारत की ओर से अन्य देशों से संधि एवं समझौते करना कौन करेगा? राष्ट्रपति। राजदूतों की नियुक्तियां, विदेशी राजदूतों को भारत में मान्यता देना, ये किसका कार्य है? ये भी है राष्ट्रपति का। अब आ जाती है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 352। जब बाहरी कोई युद्ध होता है, बाहरी देशों से कोई खतरा होता है, तो राष्ट्रपति धारा 352 लगा सकता है। राज्य आपातकाल की घोषणा, मान लो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति को लगता है राष्ट्रपति को कि इसका शासन अच्छे से नहीं चल रहा, तो वो उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है, वहां पर लगा सकता है धारा 356। कई बार पूछा गया है जब राज्य में शासन फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति कौन सी धारा लगाता है? धारा 356, जिसमें सारा जो शासन उस राज्य का राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। वित्तीय आपातकाल, 360 आर्टिकल, कौन से में? धारा 360। अभी तक ये एक बार भी नहीं लगा है भारत में, वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी अभी नहीं हुई है। ठीक है। तो 360 में वित्तीय आपातकाल है, 356 में राज्य का प्रशासन फेल हो जाता है उसमें और राज्य में लगा सकता है, और राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है? 352 में है। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं?
वित्तीय शक्तियां है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक बजट। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही लोकसभा प्रस्तुत किया जाता है। जब हमने लोकसभा को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उसे धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते, और लोकसभा में भी तब कर सकते हैं जब पहले उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। भारत की संचित निधि से धन व्यय राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। भारत की जो संचित निधि है उसमें कितना खर्च होगा, जब राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तभी वो खर्चा होगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पहली बार हुआ था 1952 में। राष्ट्रपति दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्वीकृति उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनता है, यानी कि कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ये कौन कहते हैं? आर्टिकल 74 की जो जितने भी कार्य करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। सबसे मेन इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। आपसे पूछे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वास्तविक, तो प्रधानमंत्री होता है। जहां वास्तविक शब्द जुड़ेगा वहां कौन होता है प्रमुख है? ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम रखेंगे इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में करके उसे पूछ सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।